मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चीन के संविधान की विशेषताएं। हम चीन का जो वर्तमान संविधान है जो कि 1982 में बना था, हम उस संविधान की विशेषताओं का आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहली विशेषता हम लेते हैं चीन के संविधान की, संक्षिप्त संविधान। चीन का जो वर्तमान संविधान है वो 1975 और 1978 में जो संविधान बनाया गया था, यद्यपि उसकी तुलना में व्यापक है, लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन दूसरे देशों से करें तो ये एक संक्षिप्त संविधान है। इस संविधान में 138 अनुच्छेद हैं और ये अनुच्छेद 4 भागों में बटे हुए हैं। एक प्रस्तावना भी संविधान में दी गई है। संविधान के जो 4 भाग हैं, उन 4 भागों के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, संविधान का जो पहला अध्याय है उसमें जनरल प्रिंसिपल्स का वर्णन किया गया है, सामान्य सिद्धांत बताए गए हैं। जो दूसरा अध्याय है उसमें सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। जो तीसरा अध्याय है उसमें स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट, राज्य संरचना बताई गई है, जिसमें सरकार के जो अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन अंगों के बारे में बताया गया है। और जो चौथा अध्याय है उसमें राष्ट्रीय ध्वज, राज्य चिन्ह, द कैपिटल ऑफ द चाइना, इनके बारे में बताया गया है। तो संविधान के ये 4 अध्याय हैं। जो प्रस्तावना दी गई है उस प्रस्तावना में जनवादी चीन के ऐतिहासिक विकास अनुभवों का वर्णन किया गया है। साथ ही संविधान के दर्शन, सामाजिक व्यवस्था, दल का प्रत्यक्ष शासन, इन सबको भी परिभाषित किया गया है। दूसरी विशेषता हम लेते हैं लिखित तथा निर्मित संविधान। चीन का संविधान भी एक लिखित संविधान है। इस संविधान का निर्माण जनवादी कांग्रेस और विशेष रूप से नियुक्त की गई एक समिति ने किया। तीसरी विशेषता है परिभाषिक दृष्टि से कठोर लेकिन व्यवहार की दृष्टि से लचीला संविधान। चीन का संविधान एक कठोर संविधान कहा जा सकता है सैद्धांतिक रूप से, क्योंकि कठोर संविधान हम उस संविधान को कहते हैं जिस संविधान में संशोधन के लिए सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। और चीन में भी ऐसा ही है। चीन में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस साधारण बहुमत से किसी कानून का निर्माण कर देती है, लेकिन संविधान में संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया वहां अपनाई जाती है, जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 64, इसमें कहा गया है कि संविधान में संशोधन किस प्रकार से होगा। क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 64, इसमें यह कहा गया है कि संविधान में संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्यों द्वारा रखा जाना चाहिए और ये प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकृत होना चाहिए। अर्थात संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव है वो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्य रख सकते हैं और ये प्रस्ताव तभी पारित माना जाएगा जबकि राष्ट्रीय कांग्रेस 2/3 बहुमत से इसे पारित करे। तो देखिए, परिभाषिक दृष्टि से तो ये कठोर लग रहा है, लेकिन व्यवहार में ये एक लचीला संविधान है। इसका कारण ये है कि चूंकि चीन में एक दलीय व्यवस्था है और संविधान में संशोधन का कार्य अकेले राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ही करती है, तो 2/3 बहुमत मिलना बहुत आसान होता है। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो चीन का संविधान एक लचीला संविधान है, क्योंकि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस जो चाहे वो संविधान में संशोधन कर सकती है। चौथी और महत्वपूर्ण विशेषता है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। देखिए, चीन के संविधान का प्रथम अनुच्छेद ये कहता है कि जनवादी चीन जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है जिसका नेतृत्व
श्रमिक वर्ग के हाथों में है और जहां श्रमिकों तथा किसानों के बीच अटूट मैत्री का संबंध विद्यमान है। अर्थात संविधान का प्रथम अनुच्छेद चीन को जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला राज्य घोषित करता है। अब यहाँ जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय ये है कि नागरिकों को सरकार पर नियंत्रण रखने का पूरा अधिकार है। वहाँ हर स्तर पर जनसभाओं का गठन किया गया है। ये जनसभाएं विधानमंडलों के समान ही है। इसमें ज़्यादातर किसान, मजदूर और साधारण वर्ग के लोग होते हैं और इन्हें यह अधिकार है कि ये सरकार के अंगों और सरकारी कर्मचारियों पर निगरानी रख सकती है। तो लोकतांत्रिक तानाशाही का ये अभिप्राय हुआ कि जो बहुसंख्यक किसान और मजदूर वर्ग है वो अल्पसंख्यक जमींदारों और पूंजीपतियों पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट विशेषता है जनवादी गणतंत्र। चीन के संविधान का दूसरा अनुच्छेद ये कहता है कि चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण सत्ता जनता में निहित है। जनता में किस प्रकार से निहित है कि जनता अपनी संप्रभुत्व शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और स्थानीय जन कांग्रेस के माध्यम से करती है। चीन में हर स्तर पर जन कांग्रेस है। चीन में हर स्तर पर जनता द्वारा निर्वाचित कांग्रेस है। प्रांत है, जिले हैं, नगर है, कम्यून है, इनमें भी जनसभाएं होती हैं। जनसभाएं जो कि विधानमंडलों के समान होती हैं। तो एक तरीके से राज्य प्रशासन का संचालन जनता स्वयं करती है। चीन में मंत्रिमंडल और जो उच्चतम जन न्यायालय है वो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति की अधीनता में कार्य करते हैं। वहाँ के सभी नागरिकों को ये अधिकार है कि वो सरकार की आलोचना कर सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय राज्य। चीन में बहुराष्ट्रीयताएं हैं और चीन में 56 राष्ट्रीयताएं हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर हान राष्ट्रीयता से जुड़े लोग हैं। बाकी जो 55 राष्ट्रीयताएं हैं इन्हें अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताएं कहा जाता है क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत कम है। नेक्स्ट विशेषता है लोकतांत्रिक केंद्रवाद। चीन के संविधान का तीसरा अनुच्छेद ये कहता है कि चीन के सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को लागू करेंगे। लोकतांत्रिक केंद्रवाद से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय ये है कि चीन में लोकतंत्र और केंद्रवाद इन दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों में समन्वय स्थापित किया गया है। लोकतांत्रिक तत्व ये है कि समस्त सत्ता जनता में निहित है। जनता को ये अधिकार है कि जनता शासन कार्य में भाग ले सकती है। साथ ही केंद्रवादी तत्व भी है। केंद्रवादी तत्व ये है कि सरकार का प्रत्येक अंग उच्च अंग के अधीन है। प्रत्येक अंग को उसी सीमा तक स्वतंत्रता है जिस सीमा तक उच्च अंग उस पर प्रतिबंध नहीं लगाता। अर्थात प्रत्येक निम्न अंग के लिए अपने उच्च अंग की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है और इस तरीके से समस्त जो शासन सत्ता है वो एक केंद्र बिंदु में निहित है। नेक्स्ट विशेषता है एकात्मक शासन प्रणाली तथा प्रादेशिक इकाइयाँ। चीन में भी एकात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है और चीन में 4 प्रकार की प्रादेशिक इकाइयाँ हैं। पहली है प्रांत, स्वायत्तशासी प्रदेश और केंद्र के अधीन नगर निगम। ये जो प्रांत और स्वायत्तशासी प्रदेश है इनको डिवाइड किया गया है स्वायत्तशासी जनपदों में, जिलों में, स्वायत्तशासी जिले और नगरों में। जिले और स्वायत्तशासी जो जिले हैं इन्हें बांटा गया है कम्यून और कस्बों में। तो इस तरीके से
चीन में 4 प्रकार की प्रादेशिक इकाइयों की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य। चीन के संविधान के दूसरे अध्याय में अनुच्छेद 33 से 56 तक नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं। ये मौलिक अधिकार 4 प्रकार के हैं, जैसे आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकारों में आते हैं जैसे काम का अधिकार है, विश्राम पाने का अधिकार है, बुढ़ापे या बीमारी की स्थिति में आर्थिक सहायता पाने का अधिकार। तो इस तरह के आर्थिक अधिकार चीन में जनता को दिए गए हैं। साथ ही राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार जैसे कि 18 साल या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें करने का अधिकार है। तो ये राजनीतिक अधिकार जनता को दिए गए हैं। इसी तरह सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, अनुसंधान का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं भी दी गई हैं, जैसे भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हड़ताल का अधिकार। तो ये सारे अधिकार चीन के संविधान में दिए गए हैं। साथ ही चीन के संविधान में मूल कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। मूल कर्तव्यों में कहा गया है कि नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वे संविधान का पालन करें, कानून का पालन करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, मातृभूमि की रक्षा करें, सेना में भर्ती के लिए सदा तैयार रहें, करों का भुगतान करें, आक्रमणों का प्रतिरोध करें। तो चीन के संविधान में जो पहले के संविधान थे उसकी तुलना में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का काफ़ी विशद विवेचन किया गया है। नेक्स्ट विशेषता है चीन के संविधान की समाजवादी अर्थव्यवस्था। चीन के संविधान में समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। संविधान के अनुसार अर्थव्यवस्था का समाजवादी राजकीय क्षेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। खनिज पदार्थ, उद्योग, व्यापार, वन संपदा, यातायात, ये सभी समाजवादी राजकीय स्वामित्व में संचालित होते हैं। राज्य भूमि का आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रीयकरण कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार अर्थव्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्र श्रमजीवी कृषकों के सामूहिक स्वामित्व में है। तो इस तरीके से वहाँ 2 तरह से उत्पादन के साधनों का प्रबंध किया जाता है। एक तो संपूर्ण जनता द्वारा समाजवादी स्वामित्व और दूसरा श्रमजीवी जनता द्वारा समाजवादी सामूहिक स्वामित्व। अर्थात वहाँ पर कृषि के अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में मजदूरों और व्यवसायियों को कानून की परिधि में उद्यम की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता। नेक्स्ट विशेषता है राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता, लेकिन एक दलीय शासन प्रणाली। कहने के लिए चीन के संविधान में राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता है और चीन में साम्यवादी दल के अलावा 8 अन्य राजनीतिक दलों का अस्तित्व है, लेकिन व्यवहार में चीन में साम्यवादी दल को अन्य सभी दलों पर प्रमुखता की स्थिति प्राप्त है और इसलिए वहाँ पर प्रतियोगी राजनीति का अभाव है और एक दलीय शासन प्रणाली है। नेक्स्ट है केंद्रीय सैनिक आयोग। चीन में जो नया संविधान बनाया गया 1982 का, उसके द्वारा एक केंद्रीय सैनिक आयोग की व्यवस्था भी की गई। इसमें एक सभापति, उपसभापति और अन्य सदस्य होते हैं। देश की सेना को निर्देश देने का कार्य यही आयोग करता है। सैनिक आयोग के सभापति जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना। चूंकि 1978 के संविधान में
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद को समाप्त कर दिया गया था। पुनः 1982 के संविधान के द्वारा चीन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गई। इनका निर्वाचन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाता है। कार्यकाल 5 साल होता है। देखा जाए तो चीन में वर्तमान में ये व्यवस्था है कि कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव, चीन का राष्ट्रपति, साथ ही केंद्रीय सैन्य आयोग का अध्यक्ष, इन तीनों पदों पर एक ही व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख। चीन के संविधान की प्रस्तावना में चीन की विदेश नीति का वर्णन किया गया है और विदेश नीति के बारे में ये कहा गया है कि चीन का भविष्य समस्त दुनिया से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात ये कही गई है कि चीन पंचशील के आदर्श का पालन करेगा, दूसरे देशों की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में चीन विश्वास करता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो कही गई है वो ये है कि चीन साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध करता है और विकासशील देशों के स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन करता है। लास्ट विशेषता हम लेते हैं न्यायपालिका की अधीन स्थिति। चीन में न्यायपालिका प्रशासन का एक अधीनस्थ अंग है। वहाँ का जो सर्वोच्च जनवादी न्यायालय है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है और न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने या संविधान विरोधी कानूनों को रद्द करने या मूल अधिकारों की रक्षा करने का इनमें से कोई भी अधिकार वहाँ की न्यायपालिका को प्राप्त नहीं है। तो व्यवहार में अगर हम देखें तो ये सब तो हमने कुछ सैद्धांतिक विशेषताएं देखी हैं चीन के संविधान की। अगर हम व्यवहारिक बात करें तो आज चीन में व्यवहार में ये स्थिति है कि चीन की समस्त राजनीतिक व्यवस्था में केवल एक व्यक्ति की सर्वोच्च सत्ता है और वो व्यक्ति है वहाँ का राष्ट्रपति, जो कि चीन के साम्यवादी दल का महासचिव भी होता है और केंद्रीय सैन्य आयोग का अध्यक्ष भी होता है। तो व्यवहार में देखा जाए तो चीन में अगर किसी की सर्वोच्च सत्ता है तो वो है साम्यवादी दल की। थैंक यू।